अफसाना कफन, हिस्सा चाहरुम, अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद, क्लास SYBA सेमेस्टर 3। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि बुधिया जो है वो दर्द ज़ेह में मुब्तला है और माधव और घीसू आलू खाने की लालच में घर के अंदर जा नहीं रहे हैं और ना ही बाहर से कोई इंतज़ाम कर रहे हैं। उल्टा आलू खाते वक्त जो है दुनिया जहान की बातें दोनों कर रहे हैं। घीसू अपना माजी याद करते हुए कहता है, घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में इसे जो सैरी नसीब हुई थी वो उसकी ज़िंदगी में एक यादगार वाक़या थी और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भर पेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पूरियां खिलाई थीं, सबको, छोटे बड़े सब ने पूरियां खाई और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रस्सेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में कितना स्वाद मिला। कोई रोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया, मगर परोसने वाले हैं के सामने गर्म गोल गोल महकती हुई कचौरियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं नहीं चाहिए, मगर वो हैं कि दिए जाते हैं। और जब सब ने मुंह धो लिया तो एक एक बड़ा पान भी मिला, मगर मुझे पान लेने की सुध कहाँ थी। खड़ा ना हुआ जाता था, झटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दरिया दिल था वो ठाकुर। माधव ने इन तकल्लुफ़ात का मज़ा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वो ज़माना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे, मगर बटोरने में तो कमी नहीं है। हाँ, खर्च में किफ़ायत सूझती है। देखो, खुद तो कुछ करते नहीं हैं और दूसरों के माल पर ऐश करते हैं। कहते हैं ना कि माले मुफ्त दिले बेरहम। वही हाल इन दोनों बाप बेटों का भी था। आलू खाते वक्त वो अपना माजी याद कर रहा है, माजी की एक शानदार दावत जिसमें ये ठाकुर की बारात में गया था। उसको 20 साल हो चुके हैं और 20 साल में उसने उस तरीक़े का खाना नहीं खाया है अब तक। और जितना पेट भर के उस वक्त खाया था उसके बाद से इसको दोबारा मिला नहीं है। उसकी ज़िंदगी का वो एक यादगार वाक़या है और आज भी उसकी याद जो है इसके जहनों में ताज़ा है। वो कहता है कि वो भोज नहीं भूलता। वो जो खाना मैंने खाया था, वो जो दावत मैंने खाई थी, वो अभी तक भूला नहीं हूँ। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। वो जो खाना था, उसका टेस्ट, उसका स्वाद आज भी जो है मुझे याद है और मैंने बहुत पेट भर के खाया था। लड़की वालों ने सबको पूरियां खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सबने पूरियां खाई और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, जो उसको जितने आइटम उसमें थे खाने में, वो तमाम आइटम जो है ये गिना रहा है और कहता है कि किसी चीज़ की कोई रोक टोक नहीं थी। जितना खाना है खाओ, जो लगता है मांगो और खाओ। यहाँ तक के किसी ने खाने के उसमें पानी तक
ना मांगा खाते चले गए। और जो परोसने वाले थे, जो सर्व करने वाले लोग थे, जो खिदमत पर मामूर थे, वो लोग भी जो है मना करने के बावजूद क्या करते हैं, दिए जाते हैं। और फिर जब सबने जो है खाना खा लिया सैर हो करके, शिकम सैर हो करके, तो फिर सबको एक एक बड़ा पान भी दिया गया। यानी ठाकुर की जो बारात थी उसकी मेहमान नवाजी लड़की वालों ने बड़ी शानदार तरीके से की थी। लेकिन ये साहब जो हैं घीसू, इनको पान लेने का होश कहाँ, ये तो खाने पर ही टूट पड़े थे और कहते हैं कि मुझे पान लेने की सुध कहाँ, खड़ा ना हुआ जाता था। हलक तक के भर लिया होगा इसलिए खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। खाने के बाद क्या किया, झटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दरिया दिल था वो ठाकुर। खाने के बाद कुछ नहीं, वही एक काम है सोने का, खाना और सोना वही काम है इन दोनों का, बाप बेटों का। माधव ने उन तकल्लुफात का मज़ा लेते हुए कहा, काश अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता, काश के आज के इस दौर में पिताजी तुमने जैसा ठाकुर की बारात में खाना खाया था, काश आज के ज़माने में हमें कोई उस तरीक़े का खाना खिलाता। घीसू ने जब बयान किया तो माधव के मुंह में पानी आ गया और अपने ज़ोर बाजू पर भरोसा करने की बजाय, मेहनत करने की बजाय फिर दूसरों से आस लगा के बैठा है कि काश हमें कोई उस तरीक़े का खाना खिलाता। फिर माधव के इस बात पर घीसू क्या करता है, कहता है देखो अब कोई क्या खिलाएगा, अरे अब कोई नहीं खिलाएगा उस तरीके का दिल खोल करके खाना। वो ज़माना दूसरा था, वाकई में वो ज़माना दूसरा था। उस वक्त खुलूस था, मोहब्बत थी, ईसार थी, कुर्बानी थी। अब तो रियाकारी है, दिखावा है और अय्यारी है, मक्कारी है, खुदगर्जी है। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है, अब सब कम खर्च बाला नशी के उसूल पर अमल करते हैं। अब सब किफ़ायत शारी से काम लेते हैं और क्या कहते हैं, शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो, शादी ब्याह में ज़्यादा खर्च मत करो, इसराफ और फजूल खर्ची मत करो। इसी तरीके से जो क्रियाक्रम होता है, जो मौत मैयत की रस्म अदा की जाती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा फजूल रस्मों को और बिदात को जगह मत दो। इस तरीके से लोगों में अब बेदारी आ चुकी है। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। जैसे इनके पास में बड़ा माल था और किसी ने छीन लिया इनसे। गरीबों का माल बटोर कर, जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा। इनसे तो मेहनत होती नहीं, लेकिन जो मेहनत करके कमा रहे हैं तो उन पर ताने जो है वो कस रहे हैं कि गरीबों का माल बटोर कर कहाँ रखोगे। मगर बटोरने में तो कमी नहीं है, खूब कमा रहे हैं, खूब माल जमा कर रहे हैं, तंज कर रहा है वो दूसरों पर जो मेहनत कर रहे हैं। मगर बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। माल जमा कर रहे हैं, खूब प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं, लेकिन खर्च करने में किफ़ायत शुआरी से काम ले रहे हैं, कम खर्च कर रहे हैं। अब देखो माधव क्या पूछता है, तुमने एक 20 पूरियां खाई होंगी, तुमने 20 एक पूरी खाई होगी उस दावत में, ठाकुर की बारात में जब गए थे तो 20 से ज़्यादा खाई थी। घीसू क्या कहता है, नहीं नहीं 20 नहीं, मैंने तो 20 से ज़्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता। कौन कह रहा है, माधव कह रहा है कि अगर मैं होता तो 50 पूरियां खा जाता। मुफ्त में मिल रही है तो खूब खा लो, माले मुफ्त दिले बेरहम, खूब उड़ाओ, खूब खाओ। दावत में देखो क्या होता है। अभी हम लोग एक दावत में गए थे, हम लोगों ने देखा कि हम लोग जब गए उस शादी हॉल में तो कुछ लोग बैठ करके खाना खा रहे थे, जगह खाली नहीं थी, हम लोग इंतज़ार में थे। फिर जगह हुई,
हम लोग बैठे, हम लोगों ने खाना खाया और हम लोग उठ गए। लेकिन जो लोग हमारे पहले से बैठे हुए थे, कुछ लोग एक फैमिली के, वो हमारे उठने के बाद भी खाना खा रहे थे। बात समझ में आई? तो मिलता है तो फिर एकदम उस पर टूट पड़ते हैं। बाद में मालूम हुआ कि वो साहब जो है वो एक वक्त में 8-8 रोटियां खा जाते हैं। दावत में फिर क्यों छोड़ेंगे? आई बात समझ में? तो ये बाप से पूछ रहा है कि तुमने 20 पूरियां खाई होंगी। बाप को फिर कहता है कि अगर मैं होता तो मैं 50 पूरियां जो है वो खा जाता। तो उसका बाप भी जवाब देता है कि मैंने भी 50 से कम ना खाई होंगी। अच्छा पट्ठा था तो उसका आधा भी नहीं है। मैं तो अपनी जवानी के वक्त 20 साल पहले बिल्कुल नौजवान था, ताकतवर था, मेरी खुराक भी उस वक्त बहुत अच्छी थी, तो मैंने भी 50 से कम नहीं खाई होंगी। ठीक है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डालकर सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजदहे कुंडलियां मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक कराह रही थी। देखो, इन्होंने खा लिया है, खाने के बाद पानी पिया, वो बेचारी दर्द से करा रही है, ना उसकी तकलीफ़ का एहसास है, ना उसकी भूख और प्यास का एहसास है। इन लोगों को अपना खा लिए और लंबी तान दिए। सर्दी है, कोई सामान तो दूसरा है नहीं सर्दी से बचाव के लिए, इसलिए धोती ही ओढ़ ली और पाँव को पेट में डालकर सो रहे, यानी पैरों को समेट लिया है और सो रहे हैं दोनों, जबकि वो बुधिया जो है झोपड़ी के अंदर अभी तक करा रही है। सुबह को माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी, उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं। सो गए। इसी तरीके से खाने के बाद उस बेचारी को जा कर के एक नज़र देखा भी नहीं, ताका भी नहीं कि जिंदा है या मर गई है। अपने पेट की आग बुझाई और लंबी लंबी जो है बातें करके दोनों बाप बेटे सो गए। सुबह जा कर के, क्योंकि अब अंदर जाने में कोई चीज़ माने नहीं है, आलू ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए सुबह हुई। तब जो है माधव उसका शौहर जा कर के देखता है तो पता चलता है कि वो ठंडी हो गई थी, यानी वो मर चुकी थी, उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थीं। काफ़ी वक्त उसके इंतकाल को हो चुका था और मक्खियाँ जो है वो भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं, सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। दर्द से, तकलीफ से उसका पूरा बदन क्या हुआ था? खाक में लुथड़ा हुआ था, खाक में लथपथ हो रहा था, तड़प रही थी बेचारी। कच्चा फर्श था, मिट्टी की ज़मीन थी, उसमें तड़प रही थी, हाथ पैर पटक रही थी, कराह रही थी दर्द से। सुबह से लेके शाम तक पता नहीं रात के किस पहर उसको मौत आई। और आंखें उसकी ऊपर टंगी हुई थी, मतलब आंखें खुली हुई थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो ऊपर की जानिब देख रही है। बात क्या हुई थी? उसके पेट में बच्चा मर गया था। ठीक है, कोई इलाज मुआवजा इन लोगों ने किया नहीं और वो बेचारी कराहते कराहते इस दुनिया से रुखसत हो गई। अब देखो कैसे नाटक करते हैं दोनों। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया और फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। बिल्कुल सियासतदानों की तरह नाटक है ना, जो करने वाला काम होता है वो करते नहीं हैं और बाद में जो है फिर सीना को भी करते हैं, खूब चीख पुकार करते हैं। पड़ोस वालों ने ये आहवजारी सुनी तो दौड़ते हुए आए और रस्म कदीम के मुताबिक गमज़दों की तशफ़ी करने लगे। पास पड़ोस वाले थे,
इनका रोना धोना सुना तो आ गए, भाई क्या बात है। जब मालूम पड़ा कि बुधिया जो है वो मर चुकी है तो फिर उन्होंने इनको तसल्ली दी, मगर ज़्यादा रोने धोने का मौका ना था, कफन की और लकड़ी की फ़िक्र करनी थी। अभी ये रोते बैठते तो फिर उसकी जो अंतिम यात्रा है, उसका जो अंतिम संस्कार है, उसकी फ़िक्र कौन करता। कफन चाहिए और लकड़ी चाहिए उसको जलाने के लिए। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में बांस। घर में बिल्कुल पैसा ही नहीं था, बिल्कुल सब साफ था मामला। कुछ काम धंधा ये करते ही नहीं थे, तो पैसा आएगा कहाँ से। आ रही है बात समझ में। अब क्या करना, मर गई, उसके मरने की तमन्ना कर रहे थे ये लोग कि मर जाएगी तो छुटकारा मिलेगा, है ना। इन लोगों में से किसी ने कहा था, क्या कहा था, मरना है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती। कौन बोल रहा था, माधव ने कहा था कि अगर मरना है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती। देखो वो बेचारी दर्द में तकलीफ़ में मुब्तला है, मौत से लड़ रही है, और यहाँ पर बाहर ये दोनों बाप बैठे बैठे खाना खा रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीक़े का हो, और इनको हरी हरी सूझ रही है। याद क्या कर रहे हैं, ठाकुर की बारात में जो खाना खाया था उसका स्वाद याद कर रहे हैं, उसकी कितनी पूरियां खाई उसका मुकाबला कर रहे हैं बाप बेटे। बाप ने कहा मैंने इतनी खाई, तो बेटा कहता है कि मैं इससे ज़्यादा खा जाता, तो बाप कहता है कि मैंने भी इतनी ही खाई थी। ये बहुत गहरा तंज है। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद ने बहुत गहरा तंज किया है इंसान की खुदगर्जी पर, ये इंसान कितना सेल्फिश है। उनकी अपनी फैमिली मेंबर वो खातून जो है वो तड़प रही है, कितना बेहिस है इंसान, कितना बेहिस हो जाता है। वो बयान किया है कि वो तड़प रही है, मौत के मुंह में है, उसकी ज़िंदगी बचाने की फ़िक्र करने की बजाय उसका शौहर जो उसका मिजाजी खुदा है क्या कर रहा है, बाहर जो है मज़े से आलू खा रहा है भून करके, और पूरियों को याद कर रहा है, और तरह तरह के पकवान को जो याद कर रहा है, और कह रहा है कि काश हमें भी कोई उस तरीके का खाना खिला देता, काश हमें भी वैसी दावत मिलती। आज भी इंसान, आज का इंसान उससे ज़्यादा बेहिस हो चुका है। देख लो अपने आसपास में, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई हादसा हुआ, तो लोग आज क्या करते हैं, उस हादसे में मुतासिर लोगों की मदद करने की बजाय, कोई मर रहा है, कोई डूब रहा है, आग लगी है, किसी का मकान जल रहा है, किसी का खून बह रहा है, हादसे में ज़ख्मी हो गया है वो, तो उसकी मदद करने की बजाय मोबाइल निकालते हैं, कैमरा ऑन करते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं, फ़ोटो बनाने लगते हैं, और उसको वायरल करने की फ़िक्र होती है। जल्दी से सबसे पहले मैं जो है हर ग्रुप में इसको पोस्ट कर दूं, सोशल मीडिया पर मैं डाल दूं। वही हाल आज भी इंसानों का है। ये तो पढ़े लिखे नहीं थे, जाहिल थे, अनपढ़ थे, गंवार थे, और एक पसमानदा और पिछड़े हुए तबके से इनका ताल्लुक़ था। लेकिन आज का तालीम याफ्ता इंसान, मुहज़्ज़ब इंसान, शहरों का रहने वाला इंसान, जो ख़ुद को सिविलाइज्ड कहता है, एजुकेटेड कहता है, वो भी यही काम कर रहा है। दूसरे शहरों का जाने दो, हमारे अपने शहर में भी ऐसे ही मामलात हैं। इंसानियत का दर्द जो है वो ख़त्म हो चुका है। उसी पे गहरा तंज जो है यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद ने किया है कि वो बेचारी मौत से लड़ रही है, मौत से नबर्द आज़मा है, और इनको जो है अपनी खाने की पड़ी है।
आज वही सिचुएशन, वही हालात फिर हमारे सामने है। इंसान देखता है कि एक शख्स जो है ज़ख्मी है या रोड पे पड़ा हुआ है, लेकिन उसको उठाते तक नहीं है, उसको देखते तक नहीं है। हमारे अपने शहर में ये हाल है। कुछ हैं दर्दमंद दिल रखने वाले लोग जो पहुंच जाते हैं इस तरीके से लावारिस लोगों की मदद के लिए, और जो भी कानूनी कार्रवाई वगैरह है वो करते हैं। लेकिन अक्सरियत जो है वो आज बेहिस हो चुकी है, इंसानों में से इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। अफसाने के अगले हिस्से में इंशाअल्लाह हम लोग आगे की कहानी देखेंगे। बहुत शुक्रिया।